स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया एंड नॉर्वे के बारे में। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नॉर्वे के विजिट के लिए जाएंगे और बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में जो डाइवर्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन होगा। स्टूडेंट्स, कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर 5 कंट्रीज़ के वहाँ पे बायलेटरल विजिट के लिए गए हैं। फर्स्ट कंट्री जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा विजिट किया गया वो यूनाइटेड अरब अमीरात है। और प्रेजेंट समय में भी आप देखिए कि वेस्ट एशिया का जो कन्फ्लिक्ट है कम्प्लीटली रिजोल्व नहीं हुआ है। कुछ कंट्रीज के द्वारा एक दूसरे के वहाँ पे अटैक भी किए गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर का यूएई के वहाँ पे विजिट करना ये शो करता है कि बोथ कंट्रीज के बिटवीन में क्लोज रिलेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे विजिट के दौरान में प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया डिफेंस का जो फ्रेमवर्क है उसके रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि क्रूड ऑयल स्टोरेज का भी एक एग्रीमेंट है वो वहाँ पे साइन हुआ है कि हमारा कुछ क्रूड ऑयल है जो यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे स्टोरेज का फैसिलिटी है वो प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट जो कंट्री है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा विजिट किया गया वो है नीदरलैंड, जिसको कि अर्लियर फेज में पोलैंड के नाम से भी जाना करते थे। और आप देखिए कि नीदरलैंड के वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको साइन किया गया है बोथ कंट्रीज के बिटवीन में। और अब जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहेगा वो नॉर्वे के वहाँ पे रहेगा। नॉर्वे विजिट के दौरान में ही जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनके साथ में भी इंडिया अपना जो समिट है उसको कैरी आउट करेगा। ये थर्ड इंडिया का नॉर्डिक कंट्रीज के साथ में समिट है वो रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, आपको नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से कंट्री है वो नॉर्डिक कंट्री हैं। बट उससे पहले हम समिट्स के बारे में देखते हैं। 2018 के समय जो फर्स्ट समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर जो सेकंड समिट है वो 2022 के समय में कोपेनहेगन नाम का जो जगह है वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। और अब 2026 के समय में ओस्लो नाम का जो जगह है वहाँ पे इंडिया नॉर्डिक का जो थर्ड समिट है वो ऑर्गेनाइज होगा। नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर में हम उन नेशंस को काउंट किया करते हैं जिनका HDI जो इंडेक्स है वो काफ़ी हायर हुआ करता है। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर में ये जो कंट्रीज हैं आर्कटिक का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड हैं। कौन कौन से कंट्री हैं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि नॉर्वे है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर विजिट करेंगे। नॉर्वे के अलावा स्टूडेंट्स स्वीडन है। नॉर्वे के अलावा जो स्वीडन नाम का कंट्री है। स्वीडन के अलावा आप देखिए कि फिनलैंड है यहाँ पे। स्वीडन के अलावा फिनलैंड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आइसलैंड है। आइसलैंड है। और आइसलैंड के अलावा डेनमार्क है। तो ये 5 कंट्रीज का जो ग्रुप है जिनको कि हम नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। कौन कौन से ऐसी वाटर बॉडीज हैं जिनके साथ में नॉर्डिक कंट्री अपना एरिया है वो शेयर किया करते हैं। क्या वहाँ पे अटलांटिक का जो एरिया है वो कम्प्लीटली उसी के अंदर में आया करते हैं। तो इनका एक बार जोग्राफिकल जो लोकेशन है उसको आप ज़रूर से देख लेना। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे नॉर्वे के बारे में रीड करें, नॉर्वे के बारे में रीड करने से पहले आप देखिए कि नॉर्डिक कंट्रीज के साथ में ही हमारा जो ट्रेड का पोटेंशियल है बाइलेटरल ट्रेड का उसके बारे में देखते हैं। तो नॉर्डिक कंट्रीज के साथ में प्रेजेंट समय में जो ट्रेड हुआ करता है हमारा जो पोटेंशियल है उसके कंपैरिजन के अंदर में काफ़ी लो ट्रेड है वो कैरी आउट होता है। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि 19 बिलियन US डॉलर का जो ट्रेड है इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज के बिटवीन में है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि ये जो ट्रेड है वो काफ़ी लार्जर नंबर के अंदर में कैरी आउट है वो हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्री हैं उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के कुछ कंट्री हैं जिन कुछ कंट्री नहीं हैं, ये तो आप देखिए कि 4 कंट्रीज का ही एक ग्रुप है। और ये कंट्रीज बेसिकली वो हैं जो कि EU का पार्ट नहीं होते हैं, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है वो नहीं हुआ करते हैं। तो जो ट्रेड एसोसिएशन के कंट्रीज में हम किसको काउंट करते हैं, आइसलैंड यहाँ से आएगा। आइसलैंड के अलावा आप देखिए कि नॉर्वे भी इसका पार्ट है। आइसलैंड इसका पार्ट है। नॉर्वे इसका पार्ट है। नॉर्वे के अलावा स्टूडेंट स्विट्जरलैंड है। नॉर्वे के अलावा स्विट्जरलैंड है। और एक लिंचेस्टेन नाम का जो कंट्री है वो भी इसका पार्ट है, काफ़ी एक स्मॉलर कंट्री है लिंचेस्टेन, वो भी इसका पार्ट है। तो ये ऐसे 4 कंट्रीज का ये ग्रुप है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिनके साथ में हमने एग्रीमेंट है उसको साइन किया है। इन कंट्रीज ने प्रॉमिस किया है कि इंडिया के अंदर में ये इन्वेस्टमेंट को भी कैरी आउट करेंगे, जॉब को भी जनरेट करेंगे। तो पहला ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें इन्वेस्टमेंट एंड जॉब जनरेशन के बारे में क्लियरली जो पॉइंट आउट है वो किया गया था। लास्ट ईयर अक्टूबर के समय में ये जो एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में भी आया है। और आप देखिए कि नॉर्वे वहाँ पे भी पार्ट है।
तो नॉर्वे के साथ में हम जब से ये एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आया है, शिप बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो कोस्टल लाइन है वो तो काफ़ी लार्जर है। पहले जो कोस्टल लाइन है वो 7515 हुआ करता था। अभी उसको रिसेंटली रिवाइज किया गया है, तो जो नंबर ऑफ लेंथ है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो जो कोस्ट लाइन इतना लार्जर है, बट शिप बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, जो जहाज़ जो बनाई जाती हैं, उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। तो ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं जहाँ पे वो काफ़ी लार्जर नंबर के अंदर में हैं, हमें उनसे सीखने का ज़रूरत है कि कैसे हम शिप बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर में भी यहाँ पे डोमिनेट करें। तो लास्ट ईयर आप देखिए कि नॉर्वे के साथ में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, वहाँ का कंपनी और हमारा जो कंपनी है उनके साथ में शिप बिल्डिंग के प्रोसेस के बारे में। एनर्जी के रिगार्डिंग में भी एग्रीमेंट है वो साइन हो सकता है इंडिया और नॉर्वे का, एनर्जी में किस तरीके से वेस्ट एशिया के वहाँ पे जो क्राइसिस है इसकी वजह से हमारा एलएनजी का जो सप्लाई है उसमें डिस्टरबेंस हुआ है। डिस्टरबेंस तो आप देखिए कि सभी जो यहाँ पे ऑयल एंड गैस का सप्लाई में हुआ, बट एलएनजी का जो डिस्टरबेंस है जो कि लार्जर वे में कतर के वहाँ से आया करता है। कतर जो है वो पर्शियन गल्फ के अंदर में है, और पर्शियन गल्फ का जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर में ईरान ने अपने कंट्रोल को सेटअप करते हुए। तो स्टूडेंट्स, ये जो एलएनजी जो कतर से आता था उसमें डिस्टरबेंस हुआ, तो नॉर्वे के पास में पोटेंशियल है कि वहाँ से हमारा एलएनजी का जो सप्लाई है वो हो सकता है। ग्लोबल कन्फ्लिक्ट जो कि यूक्रेन का जो वॉर सिचुएशन है, प्रेजेंट समय में जो वेस्ट एशिया का सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का और नॉर्वे के जो लीडर्स हैं उनका यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखा यहाँ पे, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में देखा, पॉसिबिलिटीज़ के अलावा हमने ट्रेड का जो पोटेंशियल है उसके बारे में देखा, और एरिया ऑफ जो डिस्कशंस है उनके बारे में रीड किया। अब आपको नॉर्वे के बारे में कुछ कुछ हमारा जो जोग्राफिकल जो स्टैटिक पार्ट है उसके रिगार्डिंग में कुछ आपको पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि आप जब ज्योग्राफी में रीड करते हो कुछ करंट्स के बारे में, कुछ करंट हुआ करते हैं, कुछ करंट को हम कोल्ड करंट बोलते हैं। अगर पोलार का रीजन से कोई करंट का मूवमेंट है वो इक्वेटर की तरफ में है तो उसको कोल्ड करंट बोलते हैं, और कोई करंट है जिसका मूवमेंट जो है वो इक्वेटर से पोलार की तरफ में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वार्म करंट के रूप से। तो एक वार्म करंट है नॉर्वियन करंट जो आया करता है, जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे फ्लो करता है। और वहाँ पे आप देखिए कि जो वार्म वाटर की वजह से जो लाइफ का जो जो वहाँ पे जो सर्वाइवल है उसके अंदर में बेनिफिट है वो प्रोवाइड करता है। नॉर्वे के अंदर में आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेन्स वो मिलते हैं जिनको कि पेन प्लेन्स के नाम से जाना करते हैं। पेन प्लेन्स क्या हैं? ये बेसिकली वो प्लेन्स के एरिया हैं जो कि इरोजन की वजह से क्रिएट हैं, वो हुआ करते हैं। इरोजन एक वन काइंड ऑफ फैक्टर का रोल प्ले करता है इन प्लेन्स के क्रिएशन के अंदर में। हमारे यहाँ पे जो प्लेन है वो किस तरीके से बने हैं, जो रिवर्स अपने सेडिमेंट्स को लेके आए और ओवर द ईयर्स आप देखिए कि वो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होते गए इस एरिया के अंदर में। तो हमारे जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं वो सेडिमेंट्स का कैरी होने की वजह से उनका क्रिएशन है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, नीदरलैंड के बारे में भी है। नीदरलैंड के साथ में हमने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया है। यहाँ पे कुछ हमारे एरिया ऑफ जो डिस्कशन रहे हैं जिसमें एमओयू हैं वो साइन हुए हैं, जिसमें वाटर का एरिया है, एग्रीकल्चर का एरिया है और हेल्थ का एरिया है। नीदरलैंड का लोकेशन आप एक बार ज़रूर से देखना। कभी आप देखिए कि ये जो एरिया है इसको होलैंड के नाम से जाना करते थे, क्योंकि वो एरिया जहाँ से लार्जर वे के अंदर में जो जो ट्रेड हुआ करता था, जो पोर्ट का एरिया है नीदरलैंड का, उसका जो नेमिंग है वो होलैंड हुआ करता था। तो नीदरलैंड के साथ में डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में है। तो जो प्रेसिडेंट मैम है उन्होंने एक ऑर्डिनेंस को इशू किया है। ऑर्डिनेंस का अल्टीमेट पर्पज क्या है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का जजेस का स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करना है। जो प्रेजेंट समय के अंदर में जजेस का स्ट्रेंथ है वो 33 है, उसको इंक्रीज करके 37 है वो कर दिया जाएगा। क्यों करना है जजेस के स्ट्रेंथ को यहाँ पे इंक्रीज, तो उसके बारे में तो हम देखेंगे, बट पहले आपको ऑर्डिनेंस के बारे में पता होना चाहिए। ये ऑर्डिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जब आप आर्टिकल 123 को रीड करोगे, 123 मेंशन करता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग के थ्रू लॉ मेकिंग प्रोसेस को कैरी आउट है वो कर सकते हैं। क्या स्टूडेंट, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग ये जो एरिया है, क्या ये लॉ मेकिंग जो पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग का जो पावर दिया गया है उसका एक सबऑर्डिनेट के रूप से काम करता है क्या, या उसका एक अल्टरनेटिव रूट है क्या? ये तो अल्टरनेटिव रूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बार बार ऑर्डिनेंस को इशू कर दिया जाए,
और कोई कानून है वो एग्जिस्टेंस में रहे, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस का आप देखिए कि टाइम पीरियड हुआ करता है, जब तक वो वैलिड रहेगा अगर उसको अप्रूवल नहीं दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट उसका अप्रूवल कब दिया करता है? जब पार्लियामेंट सेशन के अंदर में आएगा, और सेशन में आने के बाद में आप देखिए कि विद इन द 6 वीक का उनके पास में एक टाइम पीरियड होता है कि 6 वीक्स तक उनको उसको अप्रूवल है वो करना होगा। अगर पार्लियामेंट उसको डिसअप्रूव करता है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सीज होगा वो ऑर्डिनेंस जो है, और समय से पहले ही अगर प्रेसिडेंट उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉवल कर लेते हैं तो वो भी वहाँ पे सीज है वो माना जाएगा। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है क्या स्टूडेंट्स? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, इसका हिस्ट्री है वो क्या रहा है? तो हिस्ट्री के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमारे कॉलोनियल एरा के समय ही आ गया था। 1861 का जब एक्ट को आप रीड करोगे, 1861 एक्ट के अंदर में फर्स्ट टाइम आपको ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रोसेस लाया गया था कि वाइस रॉय जो है वो ऑर्डिनेंस को इशू हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रीड करें तो यहाँ पे आप देखिए कि क्यों इसको लाया इस वजह से गया है कि जज का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना जरूरी है। काफ़ी समय से आप देखिए कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं उनका पेंडेंसी इंक्रीज हुआ है, प्रेजेंट समय में वो 93,000 है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अब ये जजेस का जो 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 सॉरी जजेस का नहीं, ये जो बैकलॉग है इतना यहाँ पे, ये इंक्रीज होने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि समर का समय आने वाला है, और समर के समय में हमारा जो जो सुप्रीम कोर्ट है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ में काम है वो नहीं करता है। तो समर रसेस का समय इसको बोलते हैं। उस दौरान में जो बैकलॉग का संख्या है वो 1 लाख के आसपास पहुंच सकता है, तो ये नंबर्स ना पहुंचे इस वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ जज का जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए डिसीजन है वो लिया गया। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितना स्ट्रेंथ है वो मेंशन था, आर्टिकल 124 क्लोज 1 है, 124 जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, आर्टिकल 124 क्लोज 1 है वो मेंशन करता है कि जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने वो वहाँ पे 7 है वो सजेस्ट किया था कि 7 ओरिजिनल स्ट्रेंथ है जजेस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और पार्लियामेंट लॉ मेकिंग पावर के थ्रू ये स्ट्रेंथ है उसको चेंज है वो कर सकता है। तो ये बेसिक हमने देख लिया, क्यों ज़रूरत है उसको भी देख लिया, नंबर ऑफ बैकलॉग के बारे में भी हमने यहाँ पे रीड किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर का जो कुलगाम का एरिया है, कश्मीर के अंदर में कुलगाम का एक एरिया हुआ करता है कि आप देखिए कि नया जो क्रॉप है उसको उगाने से पहले यहाँ पे एक जो फिश है उसको पकड़ने का एक बेसिकली जो फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज हुआ करता है। पंजाथ नाग के नाम से इस फेस्टिवल को बोला करते हैं, पंजाथ नाम से ये फेस्टिवल है इसका नाम है। स्टूडेंट्स खीर भवानी नाम का भी एक फेस्टिवल है कश्मीर से रिलेटेड, जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो फॉलो करते हैं, और समर के समय में ही वो आया करता है जब वहाँ पे जो टेम्पल है उसके अंदर में वर्शिप किया जाता है। तो उसी तरीके से एक फेस्टिवल है जिसका नाम है पंजाथ नाग नाम से फेस्टिवल का नाम है। फिश को यहाँ पे पकड़ा जाता है पौंड के अंदर में, और बाद में इसका क्लीन करने के बाद में जो नया जो 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 साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर है वो कैरी आउट होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि केरल के जो जो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर जिनको बताया गया है उनके ओथ प्रोसेस को मेंशन कर दिया गया, और नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो कौन पर्सन मिनिस्टर का ओथ लेगा उसका भी यहाँ पे मेंशन है। तो जब भी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में रीड करते हैं कि जो पर्सन है वो ओथ लेंगे, ये कैसे कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 164 को जब आप रीड करोगे तो वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में भी मेंशन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में जो पर्सन है अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट रिकमेंडेड बाय द जो चीफ मिनिस्टर हैं, कि चीफ मिनिस्टर उन पर्सन्स का जो नेम है उसको रिकमेंड करेंगे, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा एज ए मिनिस्टर के रूप से। चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो भी आर्टिकल 164 के अंदर में है। चीफ मिनिस्टर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आर्टिकल 167 के थ्रू कि समय समय पे वो गवर्नर से डिस्कशन करे। आपने हर एक स्टेट में देखा होगा कि गवर्नर से मिलने के लिए गए हैं चीफ मिनिस्टर, और अपनी गवर्नमेंट का जो 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 वर्क है, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं, जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, उन सब के बारे में इन्फॉर्म है वो किया करते हैं। स्टूडेंट्स कितने पर्सन हैं जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है? तो आप देखिए कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ये जो लिमिटेशन है वो लगा दिया है कि 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, कि केरल का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टोटल स्ट्रेंथ होगा उसके 15% लोगों को ही एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट है वो किया जा सकता है। क्या ऐसे भी पर्सन को मिनिस्टर बनाया जा सकता है जो प्रेजेंट समय में लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है?
तो यस स्टूडेंट्स बनाया जा सकता है, बट उस पर्सन को विद इन द 6 मंथ के अंदर में कोई कोई सीट पे अगर बाई इलेक्शन हो तो वहाँ पे इलेक्शन के अंदर में विक्ट्री जो है वो अचीव होना चाहिए, असेंबली का मेंबर है वो बनने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑन स्क्रीन जो मार्किंग है उसके बारे में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव है उसको डिफेंड किया है, उसको बैकिंग है वो किया गया है उनके द्वारा, कि ऑन स्क्रीन जो मार्किंग है उसको बेटर बताया है, ट्रांसपेरेंसी को ये इम्प्रूव है वो करेगा। एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे कोई क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा इसके रिगार्डिंग में। सीएनजी के बारे में है, उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो ये भी एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इसका रोल प्ले करते हैं सीएनजी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, या सीएनजी जो एग्जिस्टेंस में आता है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कौन से ऐसे दो कंपोनेंट है जिसके मिक्सअप से सीएनजी बनता है। और काफ़ी आप देखिए कि लाइट गैस हुआ करता है, एलपीजी से अगर आप कंपेयर करोगे सीएनजी का तो काफ़ी लाइट गैस है जो सीएनजी हुआ करता है। इबोला का आउटब्रेक हुआ है, कहाँ पे हुआ है? कोंगो के वहाँ पे इबोला का आउटब्रेक हुआ है। तो इसका जो वायरस का जो सोर्स है वो क्या है? वायरस का जो जो बेसिक सोर्स हुआ करता है वो फ्रूट बैट्स को माना करते हैं कि फ्रूट बैट्स से ये ह्यूमंस के अंदर में आता है, और जो जो पर्सन है जो इससे इन्फेक्टेड है, उस पर्सन से अगर कोई दूसरा पर्सन भी कांटेक्ट में आएगा, उसका जो फ्लूइड है किसी ना किसी तरीके से वो कांटेक्ट में आता है, तो अदर पर्सन को भी ये इम्पैक्ट है वो हो सकता है। स्टूडेंट, जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तो एक टर्म है वो न्यूज़ में आया था, हमारे जो हेल्थ के जो जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने एक टर्म को सजेस्ट किया था कि वन हेल्थ अप्रोच का ज़रूरत है। वन हेल्थ अप्रोच क्या है कि हमें जो है वो एनिमल्स को भी सर्विलेंस करना चाहिए अगर कोई वायरस उनके अंदर में है, और वो ह्यूमंस को अगर ट्रांसफ़र होता है, कोई हम थिंग्स को कंज्यूम करते हैं या उनसे वो कॉन्टैक्ट के अंदर में है वो थिंग्स, तो आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में हमें जो जो सर्विलेंस है उसका भी ज़रूरत है। बैट्स के बारे में जब हम रीड करते हैं तो एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि बैट्स के अंदर में वायरस हुआ करते हैं, बट उनको वो इम्पैक्ट है वो नहीं करते हैं। तो उनका इस तरीके से बॉडी है कि वायरस को वो होस्ट तो करते हैं, पर उनका खुद का जो बॉडी है उसको इन्फेक्शन है, उसको इस तरीके से इन्फेक्ट है वो नहीं करते हैं। नाइट के समय में जो बैट्स हैं वो एक्टिव हुआ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि नाइट के समय उनका एक्टिव टाइम हुआ करता है, डे के समय वो इतना एक्टिव हैं वो नहीं होते हैं। अब ये कोंगो के अंदर में ये जो इबोला का जो आउटब्रेक है वो कहाँ पे हुआ है? कोंगो का जो ईस्टर्न पार्ट है जो कि युगांडा के साथ में एरिया शेयर करता है, वहाँ पे आप देखिए कि इटूरी नाम का एक प्रोविंस है। एक प्रोविंस का नाम क्या है? इटूरी। इटूरी प्रोविंस के वहाँ पे आउटब्रेक हुआ। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे ऐसे इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि M23 नाम का एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोंगो के वहाँ पे, उन सभी का वो डोमेन एरिया है, वो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट किया करते हैं, एरिया कैप्चर का कोशिश करते हैं। तो युगांडा और जो जो यहाँ पे कोंगो का जो कम्प्लीटली ईस्टर्न पार्ट है, बॉर्डर ऑफ द युगांडा के वहाँ पे, उन एरियाज़ के अंदर में कन्फ्लिक्ट भी है, इबोला का भी आउटब्रेक है। तो WHO ने तो हेल्थ इमरजेंसी इसको बता दिया, बट वहाँ पे ट्रीट करना, ट्रेस करना और उनको रेगुलेट करना ये डिफ़िकल्ट टास्क है उस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो तुंगभद्रा रिवर के बारे में है। 2 ईयर बैक आप देखिए कि तुंगभद्रा रिवर के ऊपर में ये जो डैम बना हुआ है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर में, कर्नाटका के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये डैम है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, उस डैम का जो जो गेट है उसके अंदर में कुछ डैमेज हुआ था, अब सभी जो गेट्स हैं उनको रिप्लेस है वो कर दिया गया है। एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एग्ज़ाम के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो तुंगभद्रा डैम है ये कहाँ कहाँ पे जो 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 वाटर का जो फैसिलिटी है, इरिगेशन का जो जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करता है। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के नॉर्दर्न पार्ट के अलावा आप देखिए कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी जो एरिया है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का भी एरिया है, वहाँ पे जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको ये प्रोवाइड करता है। और जैसे हम एक जो डैम है जो केरल में सिचुएटेड है और तमिलनाडु को जो वाटर फैसिलिटी उसका मिलता है, मुल्ला पेरियार डैम है, मुलियार और पेरियार रिवर के कन्फ्लुएंस के ऊपर में। तो आप देखिए कि जिस तरीके से वो डैम बना हुआ है कि वहाँ पे जो डैम का जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो प्रोसेस है उसके बारे में है, वैसा ही सिमिलर प्रोसेस के अंदर में तुंगभद्रा का ये जो डैम है ये बना है। तुंगभद्रा रिवर के ऊपर में है। तुंगभद्रा रिवर किसका ट्राइब्यूटरी है? तुंगभद्रा रिवर ट्राइब्यूटरी है कृष्णा का। ये भी आपको पता होना चाहिए ट्राइब्यूटरी किसका है। और आप देखिए कि एक जो हिस्टोरिकल सिटी है विजयनगर के रिगार्डिंग में, हम्पी नाम का जो सिटी है,
हम्पी नाम का जो सिटी है वो इसी तुंगभद्रा रिवर के ऊपर में सिचुएटेड है। तो ये डैम के बारे में था, उसके जो गेट्स के बारे में था और रिप्लेसमेंट जो किया गया उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। डैम का जो एरिया है, जो डोमेन है, वो किसके किसके कंट्रोल में आया करता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो आप देखिए कि जो डैम कंस्ट्रक्शन है, डैम का जो एरिया है, बांध जो बनाना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में हुआ करता है। बट एग्जाम के लिए आपको एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए कि डैम का सेफ्टी करना है, कोई लॉ लेके आना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ऑथराइज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग में कोई कानून है उसको बना सकता है। बिहार के वहाँ पे क्या हुआ, बिहार के वहाँ पे एक जगह है, सहरसा नाम का एक जगह है, सहरसा है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में, कोसी रिवर वहाँ से निकलती है। तो आप देखिए कि जो सहरसा का जो एरिया है वहाँ पे क्या हुआ कि एक जो मिड डे मील स्कीम हुआ करती है, उसमें कुछ थिंग्स वो मिलती हैं, बच्चे उसके बाद में वो खाना खाना बंद करते हैं। और अब आप देखिए कि बिहार का उस सिचुएशन के बारे में बताया गया। तो आप देखिए कि ये फूड के अंदर में जो प्रॉब्लम था, उसके बाद में जो उन्होंने खाना खाना बंद किया है बच्चों ने मिड डे मील स्कीम के थ्रू। अब आप देखिए कि ऐसे और भी कैसे कुछ इनिशिएटिव होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि कोई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसकी वजह से भी बच्चे हैं वो फूड को कंज्यूम नहीं करते हैं। ऐसे ही बिहार का जो गोपालगंज नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, 2014-15 का वो समय है, जब गोपालगंज नाम का जो जो डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे आप देखिए कि जो फूड को कुक करने वाली जो वुमेन है वो एक विडो विडो वुमेन थे। और वहाँ पे विलेज के अंदर में सोसाइटल जो सेग्रीगेशन था, सोसाइटल आप देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन था, उस वुमेन के अगेंस्ट में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं कि उसके हाथ का बना खाना आपको नहीं खाना है। तो एक डीएम हुआ करते थे राहुल कुमार, उस समय गोपालगंज के डीएम थे राहुल कुमार। तो उस न्यूज़ को जब उनके पास में पहुंचती है तो एक्टिवली वे में पार्टिसिपेट करने के लिए वो इस स्कूल के अंदर में गए और उन्होंने वहाँ पे जो फूड है उसको कंज्यूम किया था। काफ़ी वो जो सेंसेशनल नेम रहा था राहुल कुमार का उस समय में। और अभी भी प्रेजेंट समय में आप देखिए कि बिहार के अंदर में हैं या सेंट्रल डेपुटेशन पे हैं, काफ़ी फेमस आईएएस ऑफिसर हैं वो वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये तो बेसिकली आप देखिए कि हमने उनके वर्क के बारे में देखा। क्या आपको पॉजिटिव लेसन मिलता है एथिक्स के पेपर के अंदर में, आप इसको कोट कर सकते हो अपने आंसर के अंदर में, किस तरीके से उन्होंने एक्टिवली वे के अंदर में रोल प्ले किया। जब आप भी सर्विस के अंदर रहो, आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई चांस मिले, तो उस समय आप अपना इस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का जो वर्क है उसको कैरी आउट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो मिड डे मील स्कीम के बारे में है, तो क्या ये न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से जो चलाया गया इनिशिएटिव है, कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पैसा खर्च करता है या स्टेट्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो 60-40 का कंट्रीब्यूशन है वो आया करता है, 60-40 का कंट्रीब्यूशन है इस पोषण का जो ये इनिशिएटिव है यहाँ पे इसके अंदर में। तो कौन सा स्कीम होगा, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है कि 100% जो पैसा है वो सेंटर से आए। नेक्स्ट यहाँ पे हम रीड करें तो आपको एक मंथ के बारे में भी पता होना चाहिए, न्यूट्रिशनल मंथ, जो जो पोषण माह के रूप से हम एक मंथ को ऑब्जर्व करते हैं, सितंबर मंथ को। और तो ये पोषण अभियान के बारे में है। अल्टीमेट टारगेट क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज इंप्रूव हो, हेल्थ के अंदर में बेनिफिट हो, जो नया यूथ आने वाला है जिनका जो अभी अपने चाइल्डहुड के अंदर में है, उनको प्रॉपर जो जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस खाना है वो मिले। क्योंकि जब भी न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से कोई रिपोर्ट आती है और जिसमें अगर हम बात करें कि समय के साथ में, एज के साथ में कम हाइट का होना, ओवरवेट सिचुएशन होना, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग का जो सिचुएशन है, ये सब, तो आप देखिए कि वो प्रॉब्लम्स इंडियन जो चिल्ड्रंस हैं उनमें लार्जली वे के अंदर में देखने के लिए मिलता है, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग का जो प्रॉब्लम है, और ओवरवेट का भी प्रॉब्लम है जो मिला करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है, तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन से हमें कैसे गेन हुआ है उसको यहाँ पे बताया गया। अभी आप देखिए कि अप्रैल मंथ के समय में हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में डाटा है वो पब्लिश हुए थे। डाटा पब्लिश हुए तो डाटा में क्या मेंशन आया कि हमारा ओवरऑल जो वैल्यू के पर्सपेक्टिव से, कि जो ओवरऑल पैसों के पर्सपेक्टिव से जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। एक्सपोर्ट हमारा ओवरऑल यहाँ पे इंक्रीज हुआ, और टू मच डिस्टरबेंस होने के बाद में भी, चाहे वेस्ट एशिया का डिस्टरबेंस हो, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का यहाँ पे डिस्टरबेंस हो, या आप देखिए कि डिस्टरबेंस चाइना का जो पॉलिसीज हैं, जो राउंड ट्रिपिंग करके जो हमारे यहाँ पे ट्रेड आया करता है, या जो जो यूएस के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए गए हैं,
तो ओवरऑल हमारा जो यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो एरिया है उसने काफ़ी बेटर वर्क है वो किया है अप्रैल मंथ के दौरान में, लॉट ऑफ डिस्टरबेंस होने के भी बाद में। ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारा कितना इंक्रीज हुआ, जो बाहर हमने सामान भेजा है वो हमारा कितना इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है वो 14% है बाई यहाँ पे वैल्यू के बाई नंबर के। नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्केट के अंदर में क्या हुआ, मार्केट के अंदर में भी आप देखिए कि नंबर ऑफ मार्केट जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था तो वो इंक्रीज हुआ है। तो आप देखिए कि जो जो यहाँ पे टाइटल लिखा गया है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का यही मतलब है कि हमने हमारे ओवरऑल मार्केट जहाँ पे हम सेंड करते थे उनको हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है इस सिचुएशन के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया कि हैंडलूम के सेक्टर में हमने स्मॉल प्रोग्रेस किया बट प्रोग्रेस ज़रूर से किया है, क्योंकि टेक्सटाइल का ही वो सेक्टर है, ये जो हैंडलूम का एरिया है, जो गारमेंट का एरिया है, जिसको लार्जली वे में इम्पैक्ट हुआ था जब से हम यूएस के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया था इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में। और आप देखिए कि क्या वेस्ट एशिया के वहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, वेस्ट एशिया में तो सिचुएशन अभी बेटर नहीं है, वहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी कुछ जाया करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जाते हैं और भी काफ़ी कुछ जाया करता है, तो वहाँ का सिचुएशन तो अभी बेटर नहीं है। क्या पॉइंट मिलता है, पॉइंट ये मिलता है कि इकोनॉमी को कम्प्लीटली किसी एक कंट्री के ऊपर में रिलाई नहीं करना चाहिए, हमारे सोर्सेज हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। सेकंड आप देखिए कि हमें मैक्सिमम जो मार्केट्स हैं उसके पोटेंशियल को यूटिलाइज करने का ज़रूरत है, अगर हमें इकोनॉमी के अंदर में जो मार्केट वैल्यू है उसमें बेटर यहाँ पे करना है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से एक जो पर्सन है जो कि ड्रग का जो सिंडिकेट है उसमें काम करते हैं, तो उनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया है, उनको सिक्योरिटी एजेंसी जो सिक्योरिटी एजेंसी रही, नारकोटिक जो एजेंसी है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उन्होंने अरेस्ट है वो किया है। तो कोई पर्सन है जो कि इस बॉर्डर एरिया के अंदर में हुआ करते हैं, हमारे कुछ स्टेट्स हैं जो एरिया शेयर करते हैं म्यांमार के साथ में, मिजोरम है, मणिपुर का एरिया है। आप देखिए कि ये जो स्टेट्स एरिया शेयर करते हैं म्यांमार के साथ में, हमारा ओपन बॉर्डर का भी कॉन्सेप्ट था कि जो ट्राइबल पर्सन है वो जा सकते थे एक दूसरे के वहाँ पे, जिसको कि फ्री मूवमेंट रिजाइम के नाम से जानते थे। अब ये जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है जिसमें 16 किलोमीटर तक का जो अलाउ था, उसका मिसयूज बताया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि मणिपुर का जो सिचुएशन है उसमें मिसयूज है, कंटिन्यूस वेपन्स को सप्लाई करवाना हो, एक दूसरे ग्रुप को वहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करना हो, तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने उसको जो जो सस्पेंड है वो किया है फ्री मूवमेंट रिजाइम को। नेक्स्ट अगर हम रीड करें कि यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है बेसिकली चोला एरा के बारे में। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर विजिट के लिए गए हैं, आप देखिए कि जो चोला एरा है, जो चोला के समय का एक कॉपर प्लेट है उसको यहाँ पे भेजा गया है। एक यहाँ पे बुद्धा केव है उसका भी मेंशन है कि बुद्धा केव वहाँ पे सिचुएटेड है। तो इंडियन जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनके अंदर में वन काइंड ऑफ एक स्पार्क है, वन काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग है कि इस तरीके से जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का समय का जो चीज़ें हैं वो वापस से यहाँ पे आई हैं, जो कि नीदरलैंड के वहाँ पे थे। अब चोला एरा के बारे में मेंशन है, तो चोला एरा के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए वहाँ के जो राजा हैं उनके बारे में। कॉपर प्लेट वहाँ का आया है, एक तो राजा का जो नाम है वो है वहाँ पे राजा 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 नाम के एक रूलर हैं वो हुआ करते थे। फिर आप देखिए कि उनके बाद में एक राजेंद्र चोल हैं वो भी आते हैं, उनके बाद में एक कौन से पर्सन आते हैं, राजेंद्र चोल हैं। अभी हमारा जो लास्ट ईयर जुलाई का जो समय था जब प्राइम मिनिस्टर ने 1000 का साइज सिक्का है वो इशू किया था, राजा राजा चोल का जो मेरीटाइम एक्सपेडिशन था उसके रिगार्डिंग में, सॉरी राजेंद्र चोल का जो मेरीटाइम एक्सपेडिशन था राजेंद्र चोला का, और इसको 1000 कुछ ईयर्स कंप्लीट हुए थे, उसी का मेमोरी में ये जो जो स्टार्ट है वो किया गया था हमारा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, ओस्लो के अंदर में ये जो समिट होगा, इंडिया का क्या अप्रोच है हमारा फॉरेन पॉलिसी के अंदर में और कैसे ये बेनिफिट है वो करेगा, तो उसको एक बार हम देखते हैं। आप देखिए कि ये हमारा थर्ड समिट है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप की ये जो कंट्रीज हैं जिनको कि हम नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं, जिनको कि हम नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। थर्ड हमारा यह समिट है इनके साथ में, पहला समिट 2018 में था, सेकंड समिट 2022 में था, और 26 के अंदर में थर्ड है। नॉर्दर्न यूरोप के साथ में इंगेजमेंट है उसको ये इंक्रीज करेगा, नॉर्दर्न वर्ड जो जो टर्म बताया गया है तो इंगेजमेंट है उसको ये इंक्रीज करेगा।
फर्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे अब एरिया ऑफ एंगेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारा और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप का कौन कौन से ऐसे एरियाज है जिसके रिगार्डिंग में इंगेजमेंट है, डिस्कशन है, वो हो सकता है। तो स्टूडेंट, जियोपॉलिटिकल जो चेंजेज होना, जियोपॉलिटिकल जो चेंज होना, ये एक मेजर रीजन है कि जिसकी वजह से हम नॉर्दर्न पार्ट की जो कंट्री हैं उनके साथ में इंगेजमेंट और डिस्कशन को कैरी आउट किए हैं। अब जियोपॉलिटिकल चेंजेज क्या हैं? एक तो यूरोप के अंदर में आप देखिए कि चेंजेज हुआ है। यूरोप के अंदर में जो डिफरेंस आई हैं वो आई हैं रसिया यूक्रेन वॉर के बाद में। तो यूरोप का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ से हमने इंगेजमेंट को स्टार्ट किया है। सेकंड स्टूडेंट्स, ग्रीनलैंड का जो इशू हुआ था, यूएस ने कहा था कि वो ग्रीनलैंड के एरिया को टेक ओवर करेंगे। तो उसके बाद से भी आप देखिए कि नॉर्डिक कंट्रीज हैं उन्होंने अपने अदर कंट्रीज से इंगेजमेंट है उनको इंक्रीज किया है। तो ये कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। यूएस का जो ग्रीनलैंड का एक एस्पिरेशन है और रसिया यूक्रेन वॉर है जो कि कम्प्लीटली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर में चेंजेज किया, उनका अदर कंट्रीज से इंगेजमेंट है उसको इंक्रीज किया है। हमारा क्या सिचुएशन है इन कंट्रीज के वहाँ पे? आप देखिए कि हम किसी भी राइवलरी के अंदर में नहीं हैं, हमारा कोई राइवलरी नहीं है, हमें अपना जो प्रोग्रेस है उसको कैरी आउट करना है। आर्कटिक के रीजन के अंदर में अगर हम देखते हैं, आर्कटिक का जो रीजन है वहाँ पे, तो आप देखिए कि आउट ऑफ द राइवलरी 2013 के समय से हम वहाँ पे जो मेंबर, जो एसोसिएट मेंबर हैं, जो उनके एसोसिएट पार्टनर हैं वो बनते हैं। फिर हमने हमारा जो हिमाद्री है उसको भी लॉन्च किया है। हिमाद्री जो कि आर्कटिक रीजन के रिगार्डिंग में एक जो जो रिसर्च के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक हमारा एक्सपेडिशन है हिमाद्री जो है। हिमाद्री के अलावा इंड आर्क नाम का भी एक इनिशिएटिव है जो हमने आर्कटिक रीजन के रिगार्डिंग में लॉन्च है वो किया है। तो एक तो आप देखिए कि हिमाद्री है, एक तो हिमाद्री है, एक आईएनडी आर्क है, ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद को डाइवर्सिफिकेशन का ज़रूरत है, जो अभी हम देखें। आप देखिए कि डाइवर्सिफिकेशन का ज़रूरत है तो मोर इंगेजमेंट का ज़रूरत है। इमर्जिंग इकोनॉमी है, इस वजह से भी हमें कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो काफ़ी बेटर हैं, उनका जो टेक्नोलॉजी है वो हम उसको यूज कर सकें। अभी हमारा जो एक इनिशिएटिव है, चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तक का जो एरिया है जो कि रसिया के साथ में कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, तो उस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को हम इन नॉर्दर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं वहाँ तक क्यों ना इंगेज करें, जिससे कि हम एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी लेके आएँ और इन कंट्रीज के साथ में हमारा इंगेजमेंट है, जो जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो मोर यहाँ पे स्ट्रेंथन हो। तो ये यहाँ पे एक सजेशन बताया गया है, ये कुछ हमने बेसिक पॉइंट्स हैं वो देखे हैं ओस्लो समिट के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन है। पहला जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है? म्यांमार के बारे में है। अब म्यांमार के बारे में ये जो न्यूज़ है वो क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसका एक नोटिस है और नोटिस के रिगार्डिंग में वहाँ का जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने पूछा है कि जो फॉर्मर वहाँ पे जो जो लीडर होते थे, फॉर्मर जो प्रेसिडेंट होते थे, क्या उनको ये जो जो कोर्ट का जो अरेस्ट वारंट है उसके रिगार्डिंग में उनको क्या अरेस्ट करना है, उनके ट्रायल्स के रिगार्डिंग में मेंशन है। एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया एंड ऑल। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा म्यांमार के बारे में, सॉरी जो म्यांमार नहीं, फिलीपाइंस के बारे में। तो फिलीपाइंस के बारे में एक तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ये पता होना चाहिए कि जो काफ़ी सारे जो साइक्लोन हैं वो आया करते हैं फिलीपाइंस के वहाँ पे। हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो भी सेटअप है फिलीपाइंस के साथ में। काफ़ी सारी वाटर बॉडीज़ हैं जिसके साथ में ये अपना एरिया है वो शेयर करता है, जैसे कि इसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर में फिलीपाइंस सी नाम से एक सी है वो सिचुएटेड है। फिलीपाइंस काफ़ी सारे आइलैंड कंट्री हैं और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, सपोज कीजिए आइलैंड कंट्रीज हैं वो फिलीपाइंस है यहाँ पे, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कौन सा सी है? फिलीपाइंस सी है, वहाँ पे फिलीपाइंस सी है। फिर अगर हम इसका सदर्न पार्ट के बारे में देखें तो यहाँ पे सेलेबस नाम का जो सी है वो सिचुएटेड है, सेलेबस सी है। इसका जो जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी है वो सिचुएटेड है। और साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सुलू नाम का जो सी है, सुलू नाम का सी है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप देखिए कि वहाँ पे एक वोल्केनो है वो भी एक्टिव था अभी रिसेंटली। मयोन नाम से एक वोल्केनो है फिलीपाइंस के वहाँ पे। मयोन वोल्केनो के अलावा स्टूडेंट्स फिलीपाइंस का ही एक आइलैंड है, एक लार्जर आइलैंड है जो काफ़ी बार
इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ की वजह से न्यूज़ में हुआ करता है। आईसिस का कोई विंग वहाँ से ऑपरेट करता है। तो आप देखिए कि वो जो आइलैंड है उसको यूपीएससी ने भी एक बार प्रीलिम्स के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन के अंदर में यूपीएससी मेंशन किया था उस क्वेश्चन को। तो उस आइलैंड का जो नाम है वो क्या है? मिंदनाओ नाम उस आइलैंड का नाम है। MINDANO। तो ये जो आइलैंड है जो किसका है, वो म्यांमार का, सॉरी, जो फिलीपाइंस का है, जो न्यूज़ में रहा था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे जो बोंडी बीच का एरिया है जिसमें जो अटैक हुआ था, उसके अंदर में आप देखिए कि वो पर्सन का एक विजिट इस एरिया के अंदर में बताया गया था पहले के समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, ये तो हमने फिलीपाइंस के बारे में देखा। आप देखिए कि हमारा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, फिलीपाइंस का ही कैपिटल सिटी है मनीला, वहाँ पे सिचुएटेड है। एशिया का जो नोबेल प्राइज़ है जिसको कि रोमन मैग्सेसे अवार्ड के नाम से जानते हैं, वो भी वहीं से ही दिया जाता है। और फिलीपाइंस के अंदर में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी सिचुएटेड है। उसका एक जो ब्रांच है वो हमारे बनारस के अंदर में है। नेक्स्ट आप देखिए कि ताइवान के बारे में है। ताइवान के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि वो कभी भी आप देखिए कि ट्रेडेड अवे का जो सिचुएशन है उसको नहीं कैरी आउट करेंगे। यूएस ने अभी आप देखिए कि जो ताइवान है उसको उसके बारे में कहा था कि ताइवान को आर्म्स का जो सेल करते हैं उसको एज ए बार्गेनिंग चिप के रूप से वो यूज करेंगे चाइना के साथ में। तो अब ताइवान के लीडर का स्टेटमेंट आया है कि वो कभी भी नेवर बी ट्रेडेड अवे, उनका जो सिचुएशन है वो यहाँ पे रहेगा। फिर आप देखिए कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा है उसके बारे में है कि वहाँ पे अटैक, काउंटर अटैक, कभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के द्वारा अटैक, कभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर में अटैक, तो वो हुआ करता है वहाँ का न्यूज़। वेनेजुला के बारे में है। वेनेजुला के एक फॉर्मर लीडर हैं जिनको कि जो यूएस है वो भेजा जा सकता है, उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। ये जो पर्सन है जिनको कि भेजना है यूएस के वहाँ पे, कभी आप देखिए कि जो निकोलस मुद्रो नाम के जो पर्सन हैं जो कि वेनेजुला के फॉर्मर लीडर हैं जिनको कि यूएस का फोर्स लेके चले गए थे कोऑपरेशन के थ्रू। तो आप देखिए कि उनके ये अलाई है वो हुआ करते थे और इनको फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो जो जोई बाइडेन नाम के जो पर्सन हैं उन्होंने भी आप देखिए कि पार्डन है वो दिया था। पार्डन मीन्स इनका सजा है उसको वन काइंड ऑफ माफ़ है वो किया था। फिर आप देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ पे एक ड्रोन अटैक हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर में। अब ड्रोन अटैक है वो ये अरब कंट्रीज़ का फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है अरब वर्ल्ड के अंदर में, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे है। ये आप देखिए कि साउथ कोरिया के साथ में पार्टनरशिप करके ये जो प्लांट है उसको डेवलप किया गया था। प्लांट का नाम क्या है? प्लांट का नाम है यहाँ पे बरखा बाराखाहा नाम से ये प्लांट है, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर में सिचुएटेड है। फिर आप देखिए कि अभी कोई क्लेम नहीं लिया गया कि ये ईरान के द्वारा अटैक है या किसी और के द्वारा अटैक है, ये भी यहाँ पे नहीं मेंशन है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ओपन करने के बारे में है और ईरान को थ्रेट है वो दिया गया है कि ओपन नहीं करेंगे तो उनके अगेंस्ट में एक्शन लेगा यूएस का जो फोर्स है। फिर आप देखिए कि लीबिया का जो जो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है उसको बताया गया है। लीबिया कहाँ पे सिचुएटेड है? लीबिया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आप देखिए अफ्रीका के अंदर में है। गद्दाफी का ये शहर है लीबिया नाम का, जहाँ पे कभी गद्दाफी का जो रूल है वो हुआ करता था। और ये जो टूनीसिया, लीबिया, ये जो कंट्रीज़ है यहाँ से ही आप देखिए कि अरब स्प्रिंग है जो स्टार्ट होता है 2009 के समय में। और अरब स्प्रिंग के अंदर में जो काफ़ी लंबे समय तक जो रूलर होते थे उन्होंने उनको जनता ने मूवमेंट करके पावर से हटाया। फिर आप देखिए कि जब पावर का वैक्यूम हुआ, प्रॉपर जो पावर का ट्रांजिशन नहीं हो सका, तो वहाँ पे आईसिस ने पावर को टेक ओवर कर लिया था। आईसिस का भी डोमिनेशन इंक्रीज हो गया था इन कंट्रीज के वहाँ पे। लीबिया के वहाँ पे नहीं हुआ था, टूनीशिया के वहाँ लार्जर वे में नहीं हुआ था, बट इराक और सीरिया जो हैं, जो वो एक कम्प्लीटली पॉलिटिकली वैक्यूम कंट्रीज थे, वहाँ पे आईसिस का डोमिनेशन इंक्रीज करता है। बट आप देखिए कि उस कंप्लीट मूवमेंट में, जो अरब स्प्रिंग का जो कंप्लीट मूवमेंट है, उसमें जो बशर अल असाद हैं जो कि सीरियन एक डिक्टेटर लीडर होते थे, वो आप देखिए कि पावर से नहीं रिमूव हुए थे। अब उनका पावर से रिमूव अभी रिसेंटली हुआ है, जब वहाँ पे एक मूवमेंट हुआ। एक एक पर्सन है जो कि पहले टेररिस्ट के रूप से डेजिग्नेट थे, उन्होंने मूवमेंट करते पावर को कैप्चर किया और बशर अल असाद हैं वो देश को छोड़ के किसी रसिया के वहाँ पे चले गए। रसिया के वहाँ गए हैं या किसी और कंट्री के वहाँ पे, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
हजीबुल्ला ने कहा है कि जो एग्रीमेंट है उसका कोई मीनिंग नहीं है, डेड एंड को बताया गया टॉक्स को यहाँ पे, जो कि लेबनान और इजराइल के बिटवीन में हुए हैं। एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूस ऐसे डिस्कशन है। फिर आप देखिए कि यूक्रेन ने रसिया के वहाँ पे अटैक किया है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे बेसिकली ट्रीज का इम्पोर्टेंस है वो बताया गया। ट्रीज का इम्पोर्टेंस ये बताया गया है कि अब हमारे कंट्री के जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे ट्रीज का होना एक इम्पोर्टेंट थिंग है, होना ज़रूरी है। सिटी का जो बफर स्टेट के रूप से वो काम करता है, सिटी को रेगुलेट करने में, चाहे उसका टेम्परेचर रेगुलेट करना हो, इन्वायरमेंटल थिंग्स को रेगुलेट करने में, जो भी हमारे यहाँ पे जो ट्रीज के एरियाज हैं जो एक रोल प्ले किया करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे ट्रीज एरिया हैं जिनको कट करना चाहती हैं गवर्नमेंट, अपने बेनिफिट के लिए उनको कट करना चाहती हैं। काफ़ी बार आप देखिए कि प्रोग्रेस का एक एक जो एजेंडा है उसके बिहाइंड में सब अपना जो प्रॉफिट मेकिंग का जो प्रोसेस है वो करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे जो ऑर्डर्स हैं वो दिए जाते हैं। अब उन्हीं यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स का जो डिस्कशन है कि ऐसा ही एक जो स्टेट में आप देखिए कि ऑर्डर दिया गया, जो एक्टिविस्ट पर्सन है जो ट्रीज को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके द्वारा एक फ्यूनरल स्पेस है उसको बनाया गया, और एक नया इनोवेटिव काइंड ऑफ प्रोटेस्ट वो रहा है। कहीं पे आप देखिए कि पेड़ों के साथ में लोग हैं वो चिपक जाते हैं, ऐसा ही एक मूवमेंट हुआ था जो जो इंडिपेंडेंस के बाद में 1970s के समय में, जिसको कि चिपको मूवमेंट के नाम से जानते हैं। जब जब उत्तराखंड जो है वो पार्ट हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, और उस समय चिपको मूवमेंट हुआ, तो चिपको मूवमेंट के अंदर में आप देखिए कि कुछ लीडर्स हुआ करते थे, जैसे कि चांदी प्रसाद भट्ट हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हैं, जिन्होंने एक एक्टिव रोल प्ले किया था उस मूवमेंट में कि जो पेड़ों को बचाना है, पेड़ों का इम्पोर्टेंस है वो क्या है। पेड़ों का इम्पोर्टेंस आप देखिए कि नेचुरल कार्बन सिंक के अलावा और भी काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंस है। ओवरऑल टेम्परेचर को कम करने में बहुत रिड्यूस करते हैं, बट हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर में धीरे धीरे जो पेड़ हैं वो कम हुए हैं। इवन आप देखना कि आपको प्लेन्स के एरिया के अंदर में, खेतों के अंदर में जो पेड़ होते थे, एग्रीकल्चर एरिया में जो पेड़ होते थे, वहाँ भी आपको काफ़ी कमी मिलेगा कि काफ़ी पेड़ कम हुए हैं, जो पहले हर एक खेत के अंदर में एक या दो पेड़ हैं वो हुआ करते थे। अब ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, इनोवेटिव मूवमेंट के बारे में मेंशन, चिपको के बारे में हमने देख लिया। पहले आप देखिए कि जब 18 सेंचुरी का समय था तो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक वुमेन पर्सनैलिटी थे कि जब राजा ने ऑर्डर दिया कि पेड़ को काट के लाना है, महल बनाना है या जो भी कंस्ट्रक्शन करना है आपको, तो कुछ जो वुमेन हैं जिसमें एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई हैं, वो पेड़ों से चिपक जाते हैं और अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं। आज भी जो जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट के रिगार्डिंग में, जो ट्रीज के रिगार्डिंग में जो बेटर वर्क करता है, अमृता देवी बिश्नोई का जो याद है उसके अंदर में अवार्ड है वो दिया जाता है। 1730 का वो समय था जब अमृता देवी बिश्नोई ने अपना जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस किया था। अमृता देवी बिश्नोई, बिश्नोई क्या है? बिश्नोई एक कम्युनिटी है जो कि गुरु जम्बेश्वर साहब हैं जो स्टार्ट किए गए थे। 20+9 कुछ यहाँ पे 29 रूल्स होते हैं जिनको ये फॉलो किया करते हैं। इन्वायरमेंट के साथ में काफ़ी बेटर कनेक्टिविटी होता है। राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, हरियाणा का भी कुछ पार्ट है जहाँ पे ये कम्युनिटी का प्रेजेंस है वो लार्जर नंबर के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो ये आप देखिए कि हमने यहाँ पे पेड़ों के बारे में देखा, बट क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया है अभी रिसेंटली हमारे जो अर्बन एरिया के जो पेड़ हैं उनके बारे में? दिल्ली का जो रिज एरिया है जो कि अरावली के एक एक्सटेंशन के रूप से हम देखते हैं जिसको, तो दिल्ली जो राजेंद्र नगर के पास से भी निकलता है रिज का एरिया, जिसको एज ए रिजर्व फॉरेस्ट के रूप से डिक्लेयर किया गया है वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक रिजर्व फॉरेस्ट का स्टेटस अभी मिला है दिल्ली रिज एरिया को। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट्स आज शाम के समय अपलोड कर पाए हैं, आप देखिए कि मॉर्निंग के समय नहीं बन पाया था। तो अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि जब भी आपको समय मिले इसको देखने का, तो जो जो भी आप फैक्ट यहाँ पे लिखते हो, जो भी फैक्ट आपको मिलता है, एक फैक्ट मिलता है या दो मिलते हैं, अगर आप रफ रफ नोटबुक के अंदर में लिखते हो तो भी बेटर है, अगर आप नोट्स बनाते हो तो भी बेटर है। न्यूज़पेपर का अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम ये है कि आपको अपना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको रीड करना है, उन फैक्ट्स को लिखना है, और बार बार लिखोगे, चाहे वो आप रफली वे के अंदर में लिखो, बार बार लिखोगे तो वो आपका हैबिट का पार्ट बनेंगे, आपको याद रखने में हेल्प करेंगे।
तो 1 ईयर अगर आप कंटिन्यूस न्यूज़पेपर रीड करोगे, आपको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है या उससे नेक्स्ट ईयर देना है, तो न्यूज़पेपर आपको सिर्फ मेंस के अंदर में ही हेल्प नहीं करता, प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है। मेंस के पॉइंट्स मिलते हैं आपको जब आप न्यूज़पेपर को रीड करते हो, और ये ओवरऑल आपका राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, फैक्ट, डाटा, एग्जाम्पल, इन सभी में आपको हेल्प है वो करेंगे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।